हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो चंद पंक्तियां मैं आपके लिए प्रेरक बयां कर रहा हूं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने ये ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको इस चैनल के माध्यम से छंद का क्लास लेकर के आया हूं। हिंदी व्याकरण में छंद का क्लास लेकर के आया हूं और इस छंद के क्लास में मैं आपको बहुत सारे रुचिकर पॉइंट में बताऊंगा जो आपके भविष्य में जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो इस सहायक शब्दों को, इस सहायक पंक्तियों को, इस सहायक विषय को पढ़ने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर, जिस पर आपको सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का छंद का क्लास लेने वाला हूं, जो ट्रिक और टिप्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता नहीं होता है। किताबी ज्ञान आप लेते हैं, लेकिन अब मैं चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग प्रकार के ट्रिक बताऊंगा, कैसे पहचाना जाता है और कौन गुरु होता है, इस सभी के बारे में, लघु कौन होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर प्रतिक्रिया दें, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या समस्या है और उसका निदान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब क्लास में चलते हैं। बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि छंद क्या होता है, छंद के विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे छंद। छंद शब्द यानी छंद शब्द जो है छद धातु से बना है। छंद शब्द दोस्तों किससे बना है? छद धातु से बना है। ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? आह्लादित, मतलब खुश होना। आह्लादित मतलब खुश होना। यानी छंद जो होता है वह छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। क्या होता है? आह्लादित करना या खुश करना। ठीक है ना। प्रसन्न होना, खुश होना, आह्लादित होना, ये आपका छद जो शब्द है इसका क्या है? अर्थ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। यानी आह्लाद मतलब खुशी होता है, तो किससे? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के, वर्णों और मात्राओं के संख्याओं का अध्ययन किया जाता है सब छंद में। छंद में वर्णों और मात्राओं की संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें विन्यास का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि उससे आह्लाद पैदा हो, आह्लाद मतलब खुशी पैदा हो, यानी इससे खुशी पैदा हो, तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? छंद कहते हैं। ठीक है ना। तो छंद की परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर छंद की परिभाषा में कोई सस्पेंस रह जाए, किसी प्रकार की आपको समस्या रह जाए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है ताकि आप प्रतिक्रिया दें तो मैं उसका निर्धारण करूं, यानी उसका जो भी समस्या है समाधान करूं। अगला देखिए दिया है पॉइंट, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ये पिंगल ऋषि के नाम से पड़ा है। पिंगल ऋषि जो थे उन्होंने ही इसका नाम पिंगल रखा है छंद का। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को डिनोट कर जरूर लीजिएगा। यानी छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इस बात को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के, छंद एक शास्त्र है, छंद एक शास्त्र है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जिनका नाम क्या था? पिंगल, वो एक ऋषि थे। पिंगल क्या थे? एक ऋषि थे। तो उन्होंने अपने नाम पर उन्होंने छंद की खोज की। उन्होंने क्या किया? छंद का खोज किया। उद्भव वही है छंद के। तो जब छंद की इन्होंने खोज किया तो अपने नाम पर रख दिया। क्या? पिंगल। यानी उन ऋषि का नाम था जिन्होंने छंद की खोज किया, उस ऋषि का नाम पिंगल था और पिंगल ऋषि ने ही अपने नाम पर उसका नाम पिंगल रखा, जिसका नाम है छंद। ठीक है दोस्तों, यानी दूसरा नाम छंद है। तो ये पिंगल ऋषि थे। अगला पॉइंट देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। ये देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो 4 वेद होते हैं
उसमें से एक आपका क्या है, ऋग्वेद भी है। तो ऋग्वेद यानी छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, यानी गद्य का जो नियामक क्या होता है, व्याकरण होता है। गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद शास्त्र है। समझ में आया? इस बात को एक बार और रिपीट करते हैं। गद्य का नियामक व्याकरण होता है, गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र होता है, यानी पद्य का नियामक छंद शास्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, छंद के अंग। क्या? छंद के अंग। छंद के क्या अंग होते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो छंद के जो अंग हैं उस पर हम बात करते हैं। छंद के निम्नलिखित अंग है, छंद के निम्नलिखित अंग है, इस पर हम बात करेंगे। और सभी अंग को हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए दिया है पहला नंबर, चरण पाद पद। क्या है? चरण पद पाद, यानी ये दिया है चरण पद और पाद, ये पहला नंबर है। दूसरा क्या है? वर्ण और मात्रा। तीसरा क्या है? संख्या और क्रम। चौथा क्या है? गण। चौथा क्या है? गण। और पांचवा क्या है आपका? गति। पांचवा क्या है दोस्तों? गति। और छठवां क्या है आपका? यति विराम। यति और विराम। और सातवां क्या है दोस्तों? तुक। ये आपके पॉइंट है छंद के अंग के, यानी छंद के ये अंग हैं, छंद के ये अलग अलग भाग हैं, इनके बारे में ही हमको पढ़ना है। और जब इसको हम पढ़ लेते हैं तो अब देखिए हम आपको विस्तार पूर्वक अभी बता रहे हैं, और प्रयास ये कर रहे हैं वीडियो के एंड में आपको कुछ ट्रिक जरूर दें। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको हम ट्रिक नहीं दे पाते हैं तो अलग से उसकी वीडियो बना करके आपको ट्रिक के लिए डालेंगे, क्योंकि छंद आपके ये इंटर वाले बच्चों के लिए 11th 9th 8th 7th तक, यानी 5 के एबव जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए छंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छंद उनके सिलेबस में है। और छंद जब आप सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि इंटर में भी छंद है, 10th में भी छंद है, तो जब सभी में छंद है, छंद हमको पढ़ना अनिवार्य है। तो छंद के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। अगर आपको छंद में किसी प्रकार की समस्या हो तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए छंद के बारे में और आगे हम बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है चरण पद पाद, यानी जो चरण पद पाद है, छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? छंद के प्राय कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो इन चारों भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्येक को चरण कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो छंद के चतुर्थांश या चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं, यानी छंद का जो चौथा भाग होता है, छंद का जैसे लिखने अलग अलग पंक्ति में लिखा जाता है, तो छंद का जो चौथा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, छंद के चौथे भाग को ही हम चरण कहते हैं। चलिए अगला दिया है, कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं। अब देखिए यह आपका नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। यहाँ जो कह रहा है कि कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्ति में जाते हैं। चरण उसके 4 होते हैं, लेकिन 2 ही पंक्ति में लिखे जाते हैं। तो इस बात का जब आप ध्यान रखेंगे, जब चरण ये होते हैं कितने? 4, और लिखे 2 पंक्ति में जाते हैं, आपको यह पॉइंट पता ही न रहे तो एग्जाम में आप गलत करके आएंगे। लेकिन हमने आपको अंदर से ढूंढ कर निकाला है, यानी ताकि आपको पूरा स्पष्ट पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और क्या पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला उसको आप ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब पता नहीं रहेगा तो आप एग्जाम क्रैक कैसे करेंगे? क्वेश्चन गलत करके आएंगे, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्ति में जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है। दोहा और सोरठा जो होते हैं आदि ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। दोहा सोरठा आदि ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं, यानी जो प्रत्येक पंक्ति रहती है, एक पंक्ति को दल कहा जाता है। किसमें? दोहा और सोरठा में। दोहा और सोरठा में प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह आपको हमने एक स्लाइड पढ़ाया, और इस स्लाइड की प्रतिक्रिया आप दीजिएगा कि आपको कितना % समझ में आया, आप बताइए, ताकि उसी के अनुसार हम लोग आगे आपके लिए बेहतर और बेहतर वीडियो बनाएं। क्योंकि बेहतर तो हम दिन रात बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और आपके लिए वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, जिस पर आपको सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, नोट डाउन
आप करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एक क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो इस क्लास में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जाकर के और वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। उस पर भी आपको स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है, उस पर भी सेंड किया जाता है और क्विज भी कराया जाता है टेलीग्राम पर। और दोस्तों आप जाकर के उस लिंक पर जाइए और वहां देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे कोर्स बनाए हुए हैं। आप एसएससी के कोर्स बनाए हुए हैं, सीयूईटी के कोर्स बनाए हुए हैं, यूपीपी के कोर्स बनाए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट के कोर्स बनाए हुए हैं। सभी कोर्स का आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसमें से कोई भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिससे कोई फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए हमारे चैनल पर और वहां से विजिट करिए और वहां सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पर हम चलते हैं और अगले स्लाइड पर आगे पॉइंट को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस स्लाइड में देखेंगे, इस स्लाइड में हम और इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और डीप में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि डीप में जब जाकर पढ़ेंगे तो हमको नॉलेज मिलेगा। ऐसे भी वर्ड, ऐसे भी लाइनें और ऐसे भी ट्रिक होते हैं जो हमको अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते हैं, जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब डीप में जाकर पढ़ेंगे तो अब इस समय क्या हो गया है, जो कंपटीशन हो गया, सब लोग ऊपर का सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन डीप में बहुत ज्यादा नहीं लोग पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन में अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत डीप से आ रहे हैं, बहुत अंदर से उठा रहा प्रश्न, इसलिए हम लोग इसमें डीप में जाकर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है हिंदी में कुछ छंद, हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, हिंदी में कुछ छंद जो होते हैं वो 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को दो छंदों के योग से बनते हैं, ऐसे छंद जो होते हैं वो दो छंदों के योग से बनते हैं। कितने? दो छंदों के योग से बनते हैं, दो छंदों के योग से बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कुंडलियां, जो कुंडलियां होती है यही 6-6 पंक्तियों में लिखी जाती है। कुंडलियां 6 पंक्तियों में लिखी जाती हैं, छप्पे आपका 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो जो कुंडलियां जो बनती हैं उसमें दोहा और रोला मिल करके कुंडलियां बनती हैं। दोहा और रोला जब मिलते हैं कुंडलियां बनती है, और रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला जब मिलता है तो छप्पे बनता है। रोला और उल्लाला जब मिलता है तो छप्पे बनता है, और दोहा और रोला बनता है तो कुंडलियां बनती है। ठीक है, दोहा और रोला जब मिलते हैं तो कुंडलियां बनती है, यानी दो किसका? दो छंदों का योग, ये दोनों छंदों का योग है, इन दोनों छंदों का योग है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला दिया है आपका चरण दो प्रकार के होते हैं। चरण दो प्रकार के होते हैं। चरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि चरण दो प्रकार के होते हैं, एक सम चरण और दूसरा विषम चरण होते हैं। पहला सम चरण होता है, दूसरा विषम चरण होता है। मैथ वाला नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैथ में तो आपका सम विषम जो होता है ऑड इवन, वह संख्या को प्रदर्शित करता है। जो सम होता है वो 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो 2 से कट जाए वो सम होता है, और जो 2 से न कटे वो विषम होता है। जैसे 3, 5, 7 है ना, ये 2 से नहीं कटता है, तो जो 2 से नहीं कटता वो विषम होता है, और जो 2 से कट जाता है वो सम होता है। वो तो मैथ की बात है, मैथ की बात मैथ की क्लास में करेंगे, लेकिन हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी व्याकरण क्लास चल रही है, और इसमें हम लोग बात करेंगे जो वो केवल हिंदी के बारे में, यानी हिंदी व्याकरण के बारे में, और वो भी छंद के चैप्टर पढ़ रहे हैं, छंद के चैप्टर में छंद के बारे में। तो चरण दो प्रकार के होते हैं, सम चरण और दूसरा विषम चरण। पहला सम चरण और दूसरा विषम चरण। ठीक है ना, तो सम चरण के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। द्वितीय व चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं दोस्तों। द्वितीय और यहाँ ध्यान रखिएगा, द्वितीय और चतुर्थ, जैसे मान लीजिए लाइन है ये 2, 3, 4, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण क्या कहते हैं? द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। और विषम चरण किसे कहते हैं? प्रथम और तृतीय चरण। प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और द्वितीय और चतुर्थ चरण को, यह दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण। देख लीजिए, ये दूसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। यानी
द्वितीय व चतुर्थ चरण को, ये दूसरा चरण है, सॉरी तीसरा है ये दूसरा और चौथे चरण को समचरण कहते हैं, और प्रथम व तीसरे चरण को, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लघु व गुरु के बारे में बात करते हैं। लघु में बता दूं ये आपका होता है लघु, क्या होता है लघु, और गुरु में बता दूं ये होता है आपका गुरु, क्या होता है गुरु। इसी की पहचान हमें आगे करना है, इसी संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो छंद शास्त्री हस्त स्वर एवं हस्त स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। यानी हस्त स्वर जो होता है, जो शब्द अभी आगे हम बताएंगे आपको हस्त स्वर के बारे में फिर, तो हस्त स्वर जो होता है और हस्त स्वर वाले व्यंजन जो होते हैं वो लघु में आते हैं। किसमें आते हैं लघु में। उसके लिए एक पाई का प्रयोग किया था, ऐसे एक पाई का प्रयोग किया था, ठीक है ना। जिसमें जब आप हस्त स्वर में पढ़ते हैं व्यंजन को, ठीक है ना। आगे देखिए लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई है, यही आपका एक पाई है। इसके लिए लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा अगला है दीर्घ स्वर तथा दीर्घ व्यंजन वाले वर्ण को गुरु कहते हैं। अब देखिए गुरु यहाँ हमने बताया लघु के बारे में। दीर्घ स्वर में जो वर्ण आते हैं वो वर्ण, और दीर्घ व्यंजन वाले वर्ण को गुरु कहते हैं, ठीक है ना। जब एक पाई लगे तो आपका क्या होगा लघु होगा, और जब इस प्रकार चिन्ह लग जाए तो वो गुरु होगा। तो गुरु किसको मानते हैं, गुरु उसे मानते हैं जो बड़ा होता है, यानी दीर्घ स्वर बड़ा होता है हस्त स्वर से, दीर्घ स्वर से संबंधित जो व्यंजन होते हैं वो गुरु के श्रेणी में आते हैं, ठीक। तो गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा होती है। जो गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह जो होता है वो क्या होता है एक वर्तुल रेखा होती है। देखिए ऐसे ही होगा जो गुरु का चिन्ह होगा, कैसे होगा इस प्रकार होगा, ये गुरु का चिन्ह है, ठीक है ना। किसका चिन्ह है दोस्तों, ये गुरु का चिन्ह है, यह आपका प्रयुक्त होता है। आगे जो लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं, लघु जो है ये वर्ण के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। लघु जो होते हैं वो वर्ण के अंतर यानी वर्ण में ही वो समाहित हो जाता है। कौन जो लघु होता है, लघु वर्ण के अंतर्गत समाहित के जैसे मान लीजिए लिखते हैं क, तो क को जब लिखते हैं क्या होता है क अधूरा होता है जब तक अ नहीं मिला होता है। तो इस यह क्या हो गया, यही आपका लघु हो गया, ठीक है। यही आपका हस्त स्वर हो गया, हस्त स्वर हो गया। अब इन तीनों को जब मिला देते हैं ये लघु में आ जाता है। किसमें आता है लघु में आ जाता है। अभी देखिए इस कॉलम के मेथड से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है इसमें हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर भी स्टडी मटेरियल शेयर किया जाता है, क्विज कराया जाता है, आप जाकर के वहां से जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सभी प्रकार के कोर्स का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर एनरोल करके जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स में जाकर अप्लाई करते हैं, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या उदाहरण को हम लोग पढ़ते हैं, दिया है तो देखेंगे। यहाँ दिया है उदाहरण में राजा एक दिवस का अवसान समीप था, यानी राजा से लेकर के था तक का आपको क्या करना है छंद निकालना है, अलग अलग वर्ड और मात्रा निकालना है, ठीक है। तो राजा एक दिवस का अवसान समीप था में वर्णों और मात्राओं की गणना करना है। छंद में क्या होता है वर्णों और मात्राओं की गणना होता है, तो वर्णों और मात्राओं की हम लोग गणना करेंगे। तो चलिए 1 और 2 नंबरिंग हम लोग कर लिए हैं वर्ड का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। अब देखिए अलग अलग वर्डों को अलग अलग लिखना है। देखिए राजा को अलग लिख देना, राजा अलग है तो राजा 1 और 2, तो रा अलग हो गया, जा अलग हो गया। उसके बाद देखिए दिवस में देखिए क्या होगा, दिवस में देखेंगे दी, उसके बाद क्या हो गया व स का ओ ग सा न स मी प था। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें सभी वर्ड को अलग कर दिया गया, जैसे मात्रा अलग नहीं किया गया, इसमें वर्डों को अलग किया गया। इसमें क्या किया गया है वर्णों को अलग किया गया है। अब वर्णों को अलग किया गया है, अब इसमें से हम लोग देखेंगे उसके मात्राओं को। वर्णों को देख लिए, अब हम लोग देखेंगे इसको मात्राओं को देखेंगे। तो अब देखिए राजा, राजा में क्या है रा में आ का मात्रा है, जा में किसका है आ का मात्रा है। उसी प्रकार डी में देखेंगे छोटी का मात्रा है, व में अ का मात्रा जुड़ा, अ जानते हैं ना सभी व्यंजन में क्या जुड़ा होता है अ व्यंजन जुड़ा होता है, अ स्वर जुड़ा होता है। तो सभी व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है, देखिए अ इसमें जुड़ा है। तो व में अ
स्वर है, स में अ स्वर है, का में आ स्वर है, अ में अ स्वर है, व में अ स्वर है, सा में आ स्वर है, न में आ स्वर है, स में आ है और नी में बड़ी ई है। क्या है? नी में बड़ी ई है, क में अ है और था में आ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। यानी ये आपका जो वर्ड है ये क्या है? वर्ड है। तो ये टोटल कितने वर्ड है? 12। यानी राजा एक दिवस का अवसान समीप था, यानी एक दिवस का अवसान समीप था, इसमें क्या 12 वर्ड है। कितने वर्ड है दोस्तों? फटाफट बताइए। 12 वर्ड है, ठीक है ना? 12 वर्ड है। या ध्यान रखिए यहाँ से है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं एक को आप लेने लगेंगे, एक नहीं है इसमें, यहां से है, यहां से यहां तक है, ठीक है? तो यहाँ आपका क्या हो गया? ये आपका वर्ड हो गया। कितने वर्ड हुए दोस्तों? 12 वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए? 12 वर्ड हो गए। उसके बाद मात्राओं की बात करते हैं। अब मात्रा को हम लोग ओपन करके लिख लिए हैं, जो उसके अंदर छिपा था उसे ओपन करके लिख लिए हैं। अब इसकी गणना करेंगे। अब गणना करते देखिए, आ का हस्वर है इसलिए एक हो गया, आ का हस्वर है एक हो गया, उसके बाद ई आपका हस्वर है एक हो गया, अ एक हो गया, आ अ एक हो गया, आ एक हो गया, फिर देखिए अ एक हो गया, अ लघु हो गया। ये सब लघु है ना? आ लघु, अ लघु, अ लघु, ई लघु, अ लघु और अ लघु। यानी ये मात्राओं को अलग करके लिखने की पद्धति है। ये मात्राओं को अलग करने की लिखने की पद्धति है। क्या है? इसमें हस्त और दीर्घ अभी नहीं हम लोग देख रहे हैं, इसमें मात्राओं को अलग करके लिखने की पद्धति हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब देखेंगे। अब देखिए, एक ये तो ये 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, दोनों जोड़ दिया गया, कितनी मात्राएं होंगी? 4 मात्राएं हैं। 2 वर्ड और 4 मात्राएं, 2 वर्ड और 4 मात्राएं होंगी। उसी प्रकार भी में देखेंगे 1 है, व में देखेंगे 1 है, स में देखेंगे 1 है, लेकिन का में आपका 2 है। का में आपका क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें क्या है? आ जुड़ा हुआ है। आ कौन सा स्वर होता है आप बताइएगा? हस्त होता है, दीर्घ होता है आप बताइएगा, ठीक है? 2 हो गया। उसी प्रकार ये 1 है, उसी प्रकार ये 1 है। यहाँ देखिएगा आ जुड़ा हुआ है, आ भी आपका 2 है, फिर देखिएगा ए है, फिर इसमें देखिएगा 1 है, फिर इसमें देखिएगा आपका 2 है। ये बड़ी का मात्रा, बड़ी का मात्रा में आप बताएंगे कि लघु होता है, दीर्घ होता है, ठीक है? तो ये 2 है और 2 है और आ यहाँ 2 है। कुल मिलाकर 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं दोस्तों? 16 मात्राएं हैं। कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। आपको इसे पता होगा 12 वर्ड और 16 मात्राएं। कितनी है? 12 वर्ड हैं, टोटल 12 वर्ड हैं और 16 मात्राएं हैं, ठीक है दोस्तों? उम्मीद है आपको ये पूरा टैली जो हमने आपको समझाया उदाहरण के माध्यम से, पूरा जो इसे समझाया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसका निराकरण कर सके। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, ना हारूंगा हौसला मैंने ये उम्र भर ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों अपने सेल्फ, अपने स्वयं से वादा करिए कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है, चाहे कितना ही बाधाएं हमारे जीवन में आए, बाधाओं को तोड़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ठीक है दोस्तों? तो बने रहिए हमारे चैनल पर, जिस पर आपको सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो इस क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग आ सके और इस ज्ञान को अर्जित कर सके, ठीक है दोस्तों? शेयर कीजिए फटाफट आप लोग। तो लिंक को दोस्तों शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।